सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुनावर फारूकी एंड एलविश यादव के बारे में। तो क्या मुनावर फारूकी इनडायरेक्ट शॉट्स लिए एलविश यादव के ऊपर? बताता हूँ क्या हुआ है। मुनावर फारूकी पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते, एक बहुत ही बड़े स्कैम को एक्सपोज करते हुए। मैं दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। हाय दोस्तों, मैं इस तरह के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज बना रहा हूँ। हम एम्स्टरडैम में थे, मेरे मैनेजर को कॉल आया कि एक रील और स्टोरी प्रमोट करनी है, पैसे बताइए। तो बोले कि आप पहले प्रोडक्ट बताओ, फिर हम पैसे बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ये है कि एक बच्चे को इलाज की जरूरत है, तो आपको स्टोरी और रील डालनी है और बोलना है कि इसको हेल्प कर दो, ये बच्चे को पैसे से, लाइक क्राउड फंडिंग। तो वो लोग पैसा देने को तैयार है और हमारे चार्जेस बहुत हाई है और दे वर रेडी टू पे। एंड हम पहले तो इस तरह का प्रमोशन हम करें ही ना, हम कभी जुआ हुआ ये सब चीजें आड़ी टेढ़ी बेचती नहीं, तंबाकू बम्बाकू। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये कौन सा धंधा चला लिया। इलाज होगा, हो सकता है जेन्युइन हो ना हो, बट इलाज के बाद का पैसा कहाँ जाएगा? आप ये सब इतना क्राउड फंड जमा करने वाले हो, आपको पैसा बन भी जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, उसके अलावा कुछ तो बिजनेस मोटिव होगा ना कि आप पैसा देने को तैयार हो पैसा कमाने के लिए। प्योर चैरिटी है तो आप इस तरह हेल्प ही मांग लेते हैं, बट ये एजेंसी इन्वॉल्व, एनजीओ इन्वॉल्व, सिक है भाई, सब लोग पागल हो चुके हैं। जस्ट पुटिंग इट हियर ताकि इस तरह की चीजें जो लोग कर रहे हैं उनको पता चले कि ये ना करे, ये सही नहीं है। आप इस तरह की इमोशनल कहानियां सुना कर आप हो सकता है उस बहुत गरीब इंसान से भी चैरिटी निकलवा लोगे। वो जो बेचारे के पास 10,000 रुपए कमा रहा होगा, उसको लगेगा क्या चल मैं रहम करके 5,000 7,000 रुपए दे देता हूँ। बट वे गरीब लोग ही तो है, हम लोग को जो फॉलो करते हैं वो सब भाई मेहनत करने वाले लोग है भाई, सब हार्ड वर्किंग है, जॉब करने वाले लोग है। हम ही उनको बोलेंगे कि यार ये चैरिटी यहाँ कर दो, वहां कर दो, तो यार इमोशनल होकर कोई भी कर देगा। मत करो ना। मैं अपने पैसे डालूंगा ना, मुझे लगेगा ना जो मेरी औकात होगी मैं उतना मेरे साइड से चैरिटी कर लूंगा। पूरी दुनिया को क्यों बोलता फिर भाई चैरिटी कर दो यार, और पैसा लेके। इसके बाद काफी सारे लोग उनको बोलने लगे कि वो एलविश यादव के बारे में तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि 2 दिन पहले एलविश यादव जेजे कम्युनिकेशन के साथ एक वीडियो पोस्ट किए थे एक बच्ची के मदद के लिए। बेसिकली वो बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए 8 या 9 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो उसी के फंड रेज के लिए एलविश यादव जेजे कम्युनिकेशन के साथ वीडियो पोस्ट किए थे। सिर्फ जेजे कम्युनिकेशन नहीं, वो बच्ची के पेरेंट्स के साथ भी। एलविश यादव 1 या 2 दिन पहले ही पोस्ट किए थे, तो काफी सारे लोग जैसे मुनावर फारूकी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए, उनको बोलने लगे ना कि तुम एलविश यादव के ऊपर शॉर्ट्स ले रहे हो वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मुनावर फारूकी ये कहा भाई मुद्दे से भटकना ना हम लोगों का फेवरेट काम, मतलब हम सब का ही, कि भाई मैं बात क्या कर रहा हूँ, बहुत सेंसिबल लोग हैं अपने वाले, समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है मैं शॉर्ट ले रहा हूँ मैं इसके बारे में। अरे मैं कोई सीरियस मैटर डिस्कस कर रहा हूँ भाई, जो मेरे साथ हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही ये स्टोरी डाल दिया कि वो भाई ये चाहिए माइलेज, अपने को नहीं चाहिए भाई। ये जब मेरे को एम्स्टरडैम में आया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को इतना शॉक किया था इस चीज ने कि मैंने सोच लिया था कि यार इसको इसके बारे में आई विल टॉक। और मैंने एम्स्टरडैम में उसी वक्त एक वीडियो बनाया था जो मैं नेक्स्ट स्टोरी में डालता हूँ, ताकि आपको पता चले कि अपन कोई मौके की नजाकत पे काम नहीं करते, हमारा दिल पे काम करते। बस सुनो देखो। वो अपना 8-10 दिन पुराना वीडियो भी डालते हैं ना, जो उन्होंने उसी टाइम पे रिकॉर्ड किया था इसी स्कैम के बारे में बताते हुए। वो ये इसलिए डालते हैं क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि वो एलविश यादव के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कपिल शर्मा शो के बारे में। तो क्या कपिल शर्मा शो को एक जन एक्सपोज कर दिए? बता दो इनको, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ये कपिल शर्मा शो में गए थे, कपिल शर्मा इनको डांट दिए थे ना। हाँ बिल्कुल, यही वो आदमी है भाई। काफी अलग दिख रहे हैं वो, जैसे कपिल शर्मा शो में दिखे थे वैसा नहीं है वो अभी। तो ये अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं कपिल शर्मा शो को एक्सपोज करते हुए ना, आप देखिए। 3 जनवरी 2017 की वो शाम जब मैंने श्रद्धा कपूर के साथ कपिल शर्मा शो में आशिकी 2 के क्योंकि तुम ही हो वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी और सीन क्रिएट हो गया था। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि कपिल शर्मा का शो भी दूसरे शोज की तरह स्क्रिप्टेड होता है। मैं 30 से 35 बार उस शो में गया हूं, तो कपिल शर्मा शो के उस दिन के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये करने को कहा गया था, मुझे ऐसा खड़े होकर बोलने को कहा गया था। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया था और मुझसे जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन ये उस दिन के स्क्रिप्ट में था और ऑडियंस में से किसी एक को खड़े होकर ऐसा बोलना था। तो उसके लिए जब मुझे चुना गया तो मैंने हाँ ही भर दी, क्योंकि श्रद्धा कपूर आज भी मुझे बेहद पसंद है। तो जब मैंने उस दिन के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उस एक्ट को करने की हाँ भी भर दी, यस बोल दिया, तो बाकायदा सोनी टीवी वालों ने मुझे एक शर्ट पहनाया और आशिकी 2 जैसा दिखने वाला तो नहीं, लेकिन एक ब्लैक जैकेट कहीं से मंगवाया गया सोनी टीवी वालों से और मुझे वो पहनाया गया और बाकायदा मुझे डायलॉग्स दिए गए कि तुम्हें खड़े होकर ये बोलना है और जब कपिल तुम्हें ऐसा बोले तो जवाब में तुम्हें कपिल से ऐसा बोलना है। ये पूरी की पूरी एक टीम होती है कपिल शर्मा शो की, डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों ने मुझे बाकायदा रेडी किया ऐसा बोलने को। और जब मैंने बोला जो बातें मुझे बोलने को कही गई थी, जब मैंने वो बातें कही तो अचानक कपिल ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कि कपिल तो इसके लिए रेडी ही नहीं था। लेकिन बेशक उन्हें तो पता था कि आज के स्क्रिप्ट में क्या है। ये सब होने के बाद भी मुझे लगा कि सोनी टीवी वाले उस स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, लेकिन भैया उनकी तो पूरी की पूरी दुकान ही ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट से चलती है। मेरी उस टाइम की अजीब सी शक्ल, अजीब सा हुलिया या जो भी कह लें, उस अजीब से सीन की वजह से सोनी टीवी वालों ने टीवी और यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश जौनपुर से। एक बेटा अपने ही पेरेंट्स को मारता है, उनके मल्टीपल टुकड़े वो करता है एंड देन फिर उनके बॉडी के मल्टीपल पीसेस को वो बोरे में भर के नदी में फेंकता है। यस, अम्बेश जो कि एक इंजीनियर है, उसने करीब 5 साल पहले शादी किया था एक मुस्लिम औरत के साथ एंड उसके अगेंस्ट में थे अम्बेश के पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों। अम्बेश का इस दौरान बता दो 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अम्बेश के जो पेरेंट्स हैं वो फिर भी दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट में ही थे। उन्होंने अम्बेश को कह रखा था कि तुम अपनी बीवी को हमारे घर में लाओ ही मत। जो अम्बेश के फादर है वो बार बार उसे कहते थे ना कि अपनी बीवी को छोड़ दो, जिसको लेकर उसका झगड़ा होता रहता था उसके फादर
फादर के साथ। बट इवेंचुअली वो हार मानता है एंड कहता है कि हाँ ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ अपनी वाइफ को। एंड यही बात वो अपनी वाइफ से कहता है, जो वाइफ है वो मान जाती है, कहती है कि 5 लाख रुपए एलिमनी देना होगा। इसके बाद जो अम्बेश है वो अपने फादर से पैसा मांगता है 5 लाख रुपए उसे देने के लिए वाइफ को। एंड जो अम्बेश के फादर है वो पैसा देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा होने लग गया। इसी दौरान जो अम्बेश है वो अपनी मदर को हिट कर देता है एक पत्थर से, जिसके बाद जो अम्बेश के फादर है वो चिल्लाने लगे, हेल्प मांगने लगे। एंड उतने में जो अम्बेश है वो उनके फादर को भी हिट करता है मल्टीपल टाइम्स, जिसकी वजह से दोनों का डेथ हो जाता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के बॉडीज को डालने के लिए बड़ा सा बैग ढूंढने लगता है, जो कि उसे नहीं मिलता। बट उसको गराज में कुछ छोटी बोरियां मिलती है। अब वो पेरेंट्स के बॉडीज को डायरेक्टली नहीं भर सकता था क्योंकि बोरियां छोटी थी, इसलिए वो उसके पेरेंट्स का मल्टीपल पीसेस करता, काट के एंड देन फिर वो बोरी में भर के नदी में फेंक देता है। बाद में जो अम्बेश की बहन है वो पुलिस कंप्लेंट करती है ना कि ऐसे ऐसे मेरे पेरेंट्स मिसिंग है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस का अम्बेश पर शक होता है क्योंकि वो फोन स्विच ऑफ कर रखा था ना। उसको अरेस्ट करते हैं, पहले तो वो मना कर रहा था लेकिन बाद में वो कन्फेस करता है। पुलिस अभी उसके पेरेंट्स के बॉडीज रिकवर करने में लगे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गवर्नमेंट स्कूल टीचर के वायरल वीडियो के बारे में। तो भाई ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हो। नाक को उन्होंने लिखा हुआ है नोज, कान को उन्होंने लिखा हुआ है EARE, आंख को ICY। मतलब इससे आप समझ ही होंगे ये क्या पढ़ा रहे बच्चों को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राघव चड्ढा के बारे में। तो ये कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाए पार्लियामेंट में। यस, काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है फेयर यूज करने की वजह से भी, इसके बारे में राघव चड्ढा बात की है। एग्जैक्टली वो क्या कहे मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। Digital content creators, they function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका YouTube चैनल हो या Instagram पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान है और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिथम्स। सर दिस बाय नो मीन्स दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स। उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है दैट फेयर यूज इज नॉट पायरेसी। फेयर यूज where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. India का copyright act सर 1957 में बना, एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट एनफोर्समेंट। कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। इसी का भी तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जानवी शर्मा के बारे में। तो ये कॉल आउट की उन बंदों को जो अभी पायल गेमिंग का नाम यूज करके व्यूज ले रहे हैं। यस, रिसेंट टाइम में पायल गेमिंग का जो चल रहा है, इसी को लेकर काफी सारे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं पायल गेमिंग को ट्रोल वगैरह करके। मैं जानवी शर्मा का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। दिल में अब कोई ख्याल, कहाँ तक बेचोगे खुद को रीच के लिए, कहाँ तक गिरोगे। बच्ची तुमने हाथ में ले रखी है, इसका ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हें आसपास के बंदों का, कुछ नहीं है। ढूंढ लिया हूँ, अगर चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर देना, भेज दूंगा, नहीं भेजा तो अनफॉलो करके भाग जा। एंड दीज मोरॉन्स हैव thousands ऑफ फॉलोअर्स। मतलब सीरियसली ब्रो, भाई इट्स अनबेरेबल कसम से। तुम कैसे कुत्तों की तरह, दरिंदे कुत्तों की तरह तुम उस लड़की के पीछे पड़ चुके हो। तुम सच में उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। कमेंट सेक्शन में तुम पागल हो चुके हो। तुमको जब तक कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारे घर में कोई माँ बहन है, तुमको ये समझ नहीं आता कि किसी लड़की की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है या फिर वो भी कोई ह्यूमन बीइंग है, तुमको ये चीज समझ में नहीं आती। इससे ज्यादा गिरने वाली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इससे ज्यादा गिरने वाली हरकत है भाई। एक तो भाई ये बंदे अपने बायो में लिख देंगे भगवान के लिए कुछ
फोटो लगा देंगे, डीपी लगा देंगे, अपलोड मार देंगे, जी भक्ति कर रहे हैं हम तो। और यहाँ पे तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि बेंगलुरु के एक ऐसे सोसाइटी के बारे में जहां उनका खुद का कानून चल रहा था। यस, प्रोविडेंट सनवर्थ अपार्टमेंट एसोसिएशन जो कि बेंगलुरु में, उनके अगेंस्ट में एंड ऑल्सो प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर टाइको सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अभी केस रजिस्टर हो चुका है। क्योंकि उनके बिल्डिंग में जो क्राइम्स होते थे, जैसे वुमेन के साथ मिसबिहेव, चोरी करना या ड्रग एब्यूज, उसको वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे पुलिस स्टेशन जाके। मतलब जो वहां रहते हैं, वहां के रेसिडेंट्स, और तो वो कुछ क्राइम करते भी थे या वहां पे क्राइम होता भी था तो वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते थे। वो खुद ही मीटिंग वगैरह करके जिसने क्राइम किया या फिर मिसबिहेव वगैरह किया उसके ऊपर फाइन लगा देते थे। रिपोर्टेडली लास्ट कुछ महीनों में उन्होंने 25,000 रुपए फाइन कलेक्ट किए फॉर ड्रग एब्यूज। ये सब के बारे में जब पुलिस को पता चला, वो केस कर दिया ना वो अपार्टमेंट एसोसिएशन के अगेंस्ट में। ऑल्सो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर है टाइको सिक्योरिटी करके, उनके अगेंस्ट में भी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो किया अखिलेंद्र मिश्रा के बारे में। तो क्या ये काफी सारे इंडियन एक्टर्स स्पेशली वेब सीरीज में जो एक्ट करते हैं को एक्सपोज किए। इनका एक इंटरव्यू का क्लिप अभी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। लोगों को आजकल लगने लगा है कि धीरे बोलना बहुत अच्छी एक्टिंग है। अंग्रेजी फिल्म देख देख के लोग धीरे बोलना सीख गए हैं। एक्टरों को भी चाहते हैं धीरे बोले। देखिए अंग्रेजी का लिप मूवमेंट ये है, वी आर गोइंग, ओह माय गॉड, ओह शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जितना कम लिप कीजिएगा मूवमेंट, उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा अंग्रेजी का। और आपके यहाँ क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपका उच्चारण है। आपका उच्चारण ऐसे नहीं है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अब आप धीरे बोलेंगे जब अंग्रेजी इस टाइम में तो ये होगा, और ये हो रहा है आजकल। अमूमन अधिकांश वेब सीरीज उठा के देखिए, हर एक्टर का इंटोनेशन एक ही है, पंक्चुएशन एक ही है, टोनल क्वालिटी एक ही है। हर एक्टर जिससे कैरेक्टर मर रहा है। कई एक्टर तो इतना धीरे बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता, सामने वाले कैरेक्टर को सुनाई नहीं देता, वो रिप्लाई क्या करे, ऐसा है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना अभी कि क्या ये पंकज त्रिपाठी के बारे में बात कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं क्या यहाँ वो पंकज त्रिपाठी को रेफर कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं नो पंकज त्रिपाठी वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो। काफी सारे लोग उनकी बातों को डिसएग्री भी कर रहे हैं ना। जैसे एक जन लिखते हैं डिसएग्री, थिएट्रिकल एंड सिनेमैटिक एक्टिंग अलग होते हैं। हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स थिएट्रिकल होती थी, जहाँ लास्ट रॉ में बैठे ऑडियंस को भी कैरेक्टर फील होना चाहिए होता था, इसलिए थोड़ा एग्जैजरेशन जरूरी था। लेकिन सिनेमा और टीवी में कैरेक्टर को ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एग्जैजरेशन की जरूरत नहीं होती। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इंस्टाग्राम यूजर के बारे में, जिसके अगेंस्ट में शायद से एक्शन लिया जाएगा। तो ना फरमान खान, जिसके इंस्टाग्राम पर 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो मैथिली ठाकुर जो कि रिसेंटली एमएलए बनी, उनका एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करता है अपने इंस्टाग्राम पर। वीडियो वो ऐसा बनाता है कि मैथिली ठाकुर ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। पता है इस्लाम धर्म की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्योंकि इस्लाम धर्म में गोबर नहीं खाते और सूद भी नहीं खाते। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर बिहार पुलिस, पटना पुलिस वगैरह को टैग की, जिसके नीचे बिहार पुलिस रिप्लाई करते हैं लिखते हुए सूचना साझा करने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास भी उक्त सामग्री, प्रोफाइल या कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी का सटीक यूआरएल या लिंक है तो आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता के लिए कृपया हमारे साथ साझा करें। जिसके नीचे कुछ लोग वो पोस्ट का लिंक एंड ऑल्सो उस बंदे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी शेयर कर रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि आयुष भंडारी वर्सेस अंबे के बारे में। यस, आयुष भंडारी आप सब लोग जानते होंगे, इनके 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनको कॉल आउट करते हुए अंबे एक वीडियो पोस्ट की है। क्यों, पहले मैं आयुष भंडारी का वीडियो दिखा देता हूँ जिसको लेकर प्रॉब्लम हुआ ना अंबे को। आई एम सॉरी यार अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यूट्यूब वर्ल्ड में सबसे फनी कंट्रोवर्सी कौन सी लगती है आपको? एक तो मेरे साथ हुई थी। क्या था? एक बार मैं स्कूल के ड्रेस पहन के सिगरेट खरीदने गया था। अच्छा। तो क्या हुआ था कि एक लड़के ने आके मुझे सिगरेट दी थी, उसे वीडियो हटानी होती तो मेरे को नॉर्मल मैसेज करता ना कि हाय ब्रो रिमूव दिस वीडियो। हाँ। मेरे घर वाले देख लेंगे। वीडियो डाली मैंने, सुबह उठता हूँ इंस्टाग्राम खोलता हूँ, राम राम भाई सारे आने, और 10 लड़कों के साथ वीडियो बना के डाल दी। तो उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसे वीडियो बनानी थी मेरे साथ, वो रजत दलाल टाइप की वीडियो नहीं होती साथ में। हाँ हमने धड़ लिया इसे बोल सॉरी बोल। ओह गॉड। ठीक है, मतलब वो भी एक क्रिएटर ही था। तो इसी को लेकर जो अंबे है वो गुस्सा है। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। इस भाई ने पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने इसको रीच करने की कोशिश भी नहीं करी और सीधा राम राम भाई सारे आने करके डील लाने लग गया। भाई पहली चीज तो मैं यहाँ पे प्रूफ लगा देता हूँ कि भाई मैंने उसको बोला कि मेरा नाम खराब हो रहा है, मेरे घर वालों तक बात पहुंच रही है, तो भाई प्लीज हटा दे। इसने क्या बोला कि 2.5 लाख रुपए लगे, 4 लाख समथिंग मेरे रुपए लगे उसमें, और स्पॉन्सर वगैरह अभी हटाने नहीं देंगे पार्ट को, एंड टॉक टू माय मैनेजर। तो भाई इससे साफ साफ एक चीज पता चलती है कि इस भाई के लिए सामने वाले बंदे की पर्सनल इमेज या पब्लिक इमेज या सामने वाला बंदे की जिंदगी भाई बिल्कुल
है, इसको फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको बस ये है कि मेरे 2.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए बर्बाद नहीं होने चाहिए। मैं जो चीज, पहली बात तो जो चीज मैं पर्दे के पीछे कर रहा हूँ उस चीज को तुमने पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया, और फिर जब तेरे को रीच करा कि भैया हटा दो इसको, तो तुम कह रहे हो कि भाई मेरे, कि हमको तो पैसों से मतलब है, तेरी पर्सनल लाइफ, तेरी पब्लिक लाइफ नहीं पड़ता, हमको तो 2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए से फर्क पड़ता है। तो भाई यार एक चीज है कि भाई जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमको अपने इलाके में बुला के बैठ के आमने सामने बात कर लो, या तुम हमारे इलाके में आके बैठ के बात कर लो, तो भाई इतनी बकवास और इतना अपना मूवी चपड़ चपड़ मत चलाओ कि भाई उल्टी सीधी तुम झूठे अफवाह या झूठी बातें बोल रहे हो पॉडकास्ट में जाके, क्योंकि इन हरकतों पे ना भाई 2 रैप्टे पड़ते हैं कान के नीचे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कर्नाटका में पीजन को चारा खिलाना मना के बारे में। यस, कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट ने पब्लिक प्लेसेस में पीजन्स को चारा खिलाना मना कर दिया है। क्यों? ड्यू टू हेल्थ रिस्क। उसके लिए बता दूं, डेजिग्नेटेड एरियाज बनाए गए हैं, वहीं जाके आप चारा खिला सकते हो, लेकिन वहां ना खिला के आप पब्लिक प्लेसेस में अगर चारा खिलाओगे तो आपको 6 महीने का जेल हो सकता है या फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक नेक्स्ट लेवल स्कैम के बारे में, जिसे देखकर आप बोलोगे ऐसा भी स्कैम होता है। जो वीडियो में दिखा रहा हूँ वो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, बट अभी न्यूज आर्टिकल आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो मैं भी दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो भाइयों ये देख लो मनाली का हाल, भाई ऐसे हो रही है स्नोफॉल एक्टिविटी यहाँ पे, जो कि ना के बराबर भाई यहाँ पे स्नोफॉल है। और ये देखो पानी कहाँ से स्नोफॉल ले आए, ये बस यहीं पे लगे हुए सब मजे करने के लिए, भाई हद होती है यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी बताए कि वो भवंडर ला रहे हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट किए थे, धुरंधर देख ली, अब भवंडर के लिए रेडी हो। इन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं ना, ले आओ भवंडर, एंड दूसरा ऑप्शन प्लीज पॉपो को कुछ मत कहना। फिर वो लिखते 1-2 दिन बस रुक जाओ, #भवंडर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि गोवा वर्सेस थाईलैंड कंट्रोवर्सी के बारे में। यस, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को, कई सारे लोगों को ये कहते हुए कि गोवा जाने से अच्छा थाईलैंड जाओ, जितना पैसा गोवा में एंजॉय करने में लगता है उतना ही पैसा थाईलैंड में लगेगा, ऑल्सो वहां मजे भी ज्यादा है। तो जो चलता रहता है गोवा वर्सेस थाईलैंड, इसके ऊपर रिएक्ट करे गोवा के एक पॉलिटिशियन। वो एक ट्वीट करते हैं, गोवा मत आओ ये सोच के कि ये थाईलैंड है, अगर तुम्हें थाईलैंड जैसा टूरिज्म कल्चर चाहिए तो तुम वही चले जाओ, गोवा गोवा है। हम उन टूरिस्ट को वेलकम करते हैं जो गोवा के कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वेल, आप क्या सोचते हो यार गोवा वर्सेस थाईलैंड के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे टीवीएस के एक एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा है। क्यों? वो कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए थे एक्सप्लेन करते हुए। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों, मैं कल अपने पापा के लिए एक नया स्कूटी लिया हुआ है जो कि है टीवीएस का iQ। तो इसको लेने के लिए मैं गया था अर्जुन टीवीएस, यहाँ पर शोरूम है, गोविंदपुर एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर मैं गया था। तो जब मैं कुछ लेता हूँ, कुछ नया करता हूँ, तो मैं खुद से ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग में डालता हूँ तो आप लोग भी बहुत अच्छा प्यार देते हो उन ब्लॉग्स में। लेकिन कल इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूटी लेने गया था, मेरा कैमरामैन एकदम शूट करते करते जा रहा था, प्रॉपर ब्लॉग बना रहा था, उसके शोरूम का नाम ले रहा था कि कहाँ से ले रहा हूँ, कौन सा स्कूटी ले रहा हूँ। अब वहाँ जब अंदर गया तो वहाँ पर कोई मैनेजर थे या कोई था जिनसे मेरा बातचीत करना था। तो मेरा कैमरामैन क्या किया कि वो वीडियो शूट करने लगा। तो वो क्या जो था वहाँ पर, वो इतना बदतमीजी से बात किया, ऐसे बोल रहा है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं हमसे परमिशन लिए, आप मेरे प्रॉपर्टी पे वीडियो बना रहे हैं, आप हमसे विदाउट परमिशन कैसे बना रहे हैं, ये आपको शोभा दे रहे हैं, ऐसे बोलने लगा। क्यों बोलने लगा? क्योंकि वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। ठीक है, अब नहीं पहचान रहा था तो कहीं पे अपना परिचय खुद से देना भी ठीक नहीं लगता। तो मैं क्या किया कि मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उनको ना कुछ बोल करके मैं अपने कैमरामैन को ही डांट दिया कि ठीक तो बोला, क्यों वीडियो बना रहा है, बंद करो, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तुमको खुद समझना चाहिए, तो बंद कर दिया। उसके बाद मेरा मूड इतना ऑफ हो गया, मैं वहां से निकल भी गया, है ना। मैं बोला अब रहना ही नहीं है, पापा को बोल दिया, मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया, बोला लेकर आप आ जाइएगा। फिर मैंने ब्लॉग बनाया आज घर पे आके सुबह अपने घर पे, वहाँ का शोरूम का कुछ नहीं बनाया, ना कहीं पे नाम लिया। अब ये वाला फोटो मैं अभी 4 घंटा पहले अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था कि पापा के लिए नहीं स्कूटी। यहाँ पर देखिए कमेंट किसका आया हुआ है, अभी दिखाते हैं। 2 घंटा पहले ही कमेंट आया है, ये देखिए, टीवीएस मोटर कंपनी, कांग्रेचुलेशंस मनोज ऑन गिफ्टिंग द टीवीएस iQ टू योर डैड, विशिंग हिम मेनी स्मूथ एंड हैप्पी राइड्स अहेड। टीवीएस मोटर कंपनी का कमेंट आ गया, बताइए। ना कहीं पे उनको मैंने टैग किया है टीवीएस को, ना कहीं पे उनको फोटो कहां से दिख गया पता नहीं, और अभी कमेंट करके रखा हुआ है। अब बताइए, एक कंपनी डायरेक्ट कमेंट करके विश कर रहा है, इतना बड़ा बात है। लेकिन यहाँ जो धनबाद में ये चीज देखने को मुझे मिलता है, मैनर्स नहीं है लोगों में। जैसे उन्होंने मना किया, मैं ये नहीं बोला मना नहीं करना चाहिए, मना कर सकते थे, डेफिनेटली मना कर सकते, उनका प्रॉपर्टी है, उनको ना मन हो वीडियो बनवाना है ना, वो वीडियो बनवाना है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग हमें तो खुद बुलाते हैं, पैसे भी पे करते हैं, पैसे देते हैं, उनको ऑफर कितना पैसा दे देंगे, कभी एक स्टोरी बना दो, रील बना दो। खैर वो मुझे नहीं जान रहे थे कि हम कौन है नहीं है, तो ऐसे बदतमीजी से बात करता है। मना करना उनका फर्ज बनता था, मना कर सकता है, लेकिन जो बोलने का तरीका है वो यहाँ का सही नहीं लगता। ये धनबाद में क्या ही बताएं, लोगों को समझ ही नहीं आता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड के बारे में। कौन से कंट्रीज में सबसे हैंडसम लड़के? एज पर इनसाइडर मंकी नंबर 1 पर है स्पेन, इसके बाद स्वीडन, इसके बाद फ्रांस, इसके बाद ब्राजील, इसके बाद इटली, इसके बाद है टर्की, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड जर्मनी। नंबर 7 पे है भाई इंडियन लड़के। ओहो, लिस्ट में कोरियन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग मेडिकल स्कैम के बारे में। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। आज हम जाएंगे मेडिकल स्टोर पर, इतना तो हमें पता है, ये लगी टैबलेट। अब ये नहीं पता क्या टैबलेट लानी है, मत हैं ऐसे ही दवा को हमें पता नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं। ये लेकिन 2 टैबलेट, अब मेडिकल वाले से यूँ ही बोलते हैं कि 2 टैबलेट दे दो। हम पहुंच गए मेडिकल स्टोर।
इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक जन लिखता है, पी से पैरासिटामॉल, ए से एजिथ्रोमाइसिन, मोस्ट कॉमन एंड सेफ मेडिसिन। दे दो, खा के मरेगा तो नहीं कम से कम। काफी सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं ना, पैरासिटामॉल एंड एजिथ्रोमाइसिन। एक यूजर लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस भाई, बिना पढ़ाई के डॉक्टर बन गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि क्रिंजिस्तान के बारे में। तो क्रिंजिस्तान गौरक्षक दल का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा। वो गौरक्षक दल वालों को चैलेंज वगैरह कर दिया था, जिसके बाद गौरक्षक दल वाले उसको आके पीटते हैं, सॉरी बुलवाते हैं, एंड देन फिर उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होता है, वो जेल भी जाता है। एंड छूटने के बाद वो अपने चैनल पर लाइव आया था, वो बात किया था इसके बारे में। मैं कल छोटा सा क्लिप दिखा भी चुका हूँ। वेल बता दूं, जो क्रिंजिस्तान का चैनल था यूट्यूब पर, वो अभी डिलीट हो चुका है। इसके बाद उसने एक और चैनल बनाया। तो ना जेल से छूटने के बाद जो अपने चैनल पर लाइव आया था, वहां से उसका एक क्लिप अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसे देखकर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्रिंजिस्तान का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। How could you stop a land from fitting? You really just can't! You stop me! You cannot! You cannot! That's the reality! You cannot! When the Power Ranger comes in action, everybody disappears. Even the fake religious ones with this big body, you know? This big body, you pull it up with this big body and let you say you Not gonna say that, but you lost. You lost. You lost. I'm so sorry. I'm so sorry. So sorry for you religious people. You lost. You extremists. You lost. I'm so fucking sorry that I made you lose at your own game. You lost, you lost. You lost. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग बोल रहे हैं सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो गया। वीडियो बता दूं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ से है। काफी सारे लोग जो अपने बाइक्स एंड स्कूटीज फुटपाथ में चला रहे थे, उनको एक फॉरेनर रुका के ट्रैफिक रूल समझा रहा है। यस, वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हुए। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट लिटरली। एक और यूजर लिखते हैं, ये लोग फॉरेनर्स का बात सुनेंगे लेकिन फेलो इंडियंस का नहीं सुनेंगे। मैंने कई बार लोगों को समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो भिड़ जाते हैं, मेरे साथ ही आर्ग्यू करने लग जाते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, बंदा गलत तो नहीं है वैसे, फुटपाथ में बाइक चलाना मतलब जो चलने वाले लोग हैं वो रिस्क में होते हैं। रूल्स आर रूल्स। एक यूजर लिखते हैं, व्हाट ए डे टू बी अलाइव। एक और यूजर लिखते हैं, कितनी और बेइज्जती होगी। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।